दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पिलोनाइडल सिस्ट के बारे में या पिलोनाइडल साइनस के बारे में। क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होता है, कैसे होता है, ये इन सारी चीज़ों में डिटेल में आज बात करेंगे और साथ में होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाएँ हैं जो इसको सही करती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों पिलोनाइडल सिस्ट या पिलोनाइडल गांठ या पिलोनाइडल साइनस क्या होता है? बेसिकली हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, इसकी जो अंतिम सिरा होता है वहाँ पे एक छिद्र जैसा बन जाता है, एक सिस्ट जैसा होता है, कभी गांठ जैसी होती है, कभी उसके अंदर में साइनस या छिद्र जैसा बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिलोनाइडल सिस्ट या पिलोनाइडल साइनस। ये क्या होता है? बेसिकली जब भी उस एरिया में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके कारण वहाँ पे पस बन जाता है या सूजन आ जाती है, खुजली होने लगती है, वहाँ पे लालिमा आने लगती है, कभी कभी दुर्गंधित स्राव जैसा होने लगता है, कभी वहाँ पे गांठ बन जाती है, कभी उसके अंदर में छेद जैसा बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पिलोनाइडल सिस्ट या पिलोनाइडल साइनस या पिलोनाइडल गांठ, जो भी आप इसको कह लीजिए। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो जो एक प्रभावित एरिया होता है वहाँ से दुर्गंधित स्राव निकलना शुरू हो जाता है। वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे हल्का सा चिपचिपापन सा महसूस होता है, कभी सूखा होता है, वहाँ पे खुजली जैसी महसूस होती है, कभी वहाँ पे लालिमा आ जाती है इन्फेक्शन के कारण में, कभी लालिमा के साथ साथ में आप देखेंगे कि उसकी वजह से कभी कभी बुखार जैसा शरीर में आने लगता है। तो ये अलग अलग सिम्टम पेशेंट के अंदर भी दिखाई देते हैं। तो कभी भी जो हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे जा रही है उसके लास्ट पोर्शन पे अगर खुजली हो, सूजन हो, दर्द हो, वहाँ से पानी जैसा या पस जैसा निकले, वहाँ पे दर्द हो, तकलीफ हो, बैठने में तकलीफ ज़्यादा होती है पेशेंट को, तो अगर ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो समझ लीजिए कि पाइलोनाइडल साइनस या पाइलोनाइडल सिस्ट हो चुका है या उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसके होने का कारण क्या है। इसके होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो होता है इनग्रोइंग हेयर। जब भी इनग्रोइंग हेयर मतलब इनग्रोन हेयर, ऐसा बाल जो कि अंदर की तरफ अगर हो, जनरली क्या होता है कि बाल बाहर की तरफ निकलते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बाल अंदर की तरफ घूम जाते हैं। जैसे आप देखिए आईलिड्स के अंदर में पाया जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। वैसे ही इस एरिया में जहाँ पे ज़्यादा बाल होते हैं और ये ऐसा एरिया होता है कि अगर यहाँ पे एक तो छिद्र जैसा होता है, गड्ढा जैसा महसूस होता है, और वहाँ पे अगर बाल अंदर की तरफ मूव कर जाएं, अंदर की तरफ अगर चले जाएं, तो क्या होता है कि बॉडी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यून सिस्टम होता है, वो उसको बाहरी चीज मांगती है। ठीक है, बाहरी मानने का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज़ अगर नेचुरली अंदर है तो वो तो उसका पार्ट है, लेकिन अगर बाहर से कोई चीज़ अंदर की तरफ जा रही है तो बॉडी उसको ये मानती है कि ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, ये बाहर से कुछ आया हुआ है, और उसके प्रति वो अपना इम्यून सिस्टम लागू कर देती है, उसको दूर करने की कोशिश करती है, उसको सही करने की कोशिश करती है, और उसी का परिणाम होता है पाइलोनाइडल सिस्ट। पाइलोनाइडल सिस्ट बनता ही इसी कंडीशन में है, जबकि उसको बाहर के मान लेती है। तो उसके क्या अर्थ है, अब बाल है तो बाल के किनारे किनारे वो अपना घेरा बनाना शुरू कर देती है, बाल अंदर आ जाता है, उसके अंदर में पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, उसको गलाने की कोशिश करती है। मतलब सारे वो काम जो कि किसी भी बॉडी जो अंदर ही बाहर से अंदर की तरफ जाता है उसको सही करने की कोशिश करती है बॉडी, वही प्रक्रिया इसके प्रति लानी शुरू कर देती है। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एक सिस्ट जैसा बनना शुरू हो जाता है। जब सिस्ट जब तक रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन सिस्ट जब फूट जाता है, कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी है जब फूट जाता है तो वो एक साइनस जैसा बन जाता है, एक छिद्र जैसा बन जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है और आगे के इन्फेक्शन की। ठीक है, और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें। इसका दूसरा बड़ा कारण होता है कि काफ़ी लंबे समय तक अगर बैठे रहें तो भी ये कंडीशंस डेवलप हो जाती है। काफ़ी लंबे समय तक जो बैठने वाले लोग काम करते हैं उनके साथ में क्या होता है कि लंबे समय तक बैठने की वजह से वहाँ की जो पीछे का पोर्शन जो होता है, जो हमारा हिप रीजन होता है या जो नितंब होता है, वहाँ पे प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन नहीं हो पाता। जब एयर का वेंटिलेशन नहीं हो पाता तो वहाँ पे क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रॉपर जब हवा जाती रहती है तो ये चीज़ें सही रहती है, लेकिन जब हवा का काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे प्रभाव नहीं हो पाता है, और ये ऐसी जगह कि अगर इसके अंदर में थोड़ा भी मॉइस्चर या कुछ भी ऐसी हो, चूँकि ये एक छिद्र जैसा होता है, एक गड्ढा जैसा होता है नीचे के पोर्शन में जहाँ पे टेल बोन बिल्कुल समाप्त होती है उसके ठीक नीचे, तो वहाँ पे एक मॉइस्चर के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन
धीरे धीरे पनपना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है लंबे समय तक बैठे रहकर काम करने वाला। तीसरा बड़ा कारण होता है कि जहाँ पे जिनके शरीर में ज़्यादा बाल होते हैं और स्पेशली अगर इस पीछे वाले रीजन पे हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे संभावना और ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर नीचे के पोर्शन में बाल ज़्यादा हैं तो वो इन ग्रोइंग हेयर को प्रमोट ज़्यादा करते हैं। मतलब अगर बाल ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वहाँ पे बाल उसके अंदर ग्रोथ उसकी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। बाल ज़्यादा होंगे तो उसकी संभावना ज़्यादा है कि वो अंदर की तरफ मूव करें, और अंदर की तरफ अगर मूव किया उन्होंने तो फिर वो साइनस जैसा या सिस्ट जैसा बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। चौथा बड़ा कारण होता है कि ज़्यादा पसीना आना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पसीना थोड़ा सा हद से ज़्यादा आता है, तो वैसे लोगों को अगर हिप वाले एरिया में ज़्यादा पसीना अगर आता है और वो प्रॉपर सूख नहीं पाता है, साफ सफाई उसकी नहीं हो पाती, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वैसी कंडीशन जब पसीना ज़्यादा होता है, आप जानते ही हैं कि फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे ज़्यादा पनपता है। तो ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है पाइलोनाइडल सिस्ट के लिए या पाइलोनाइडल साइनस के लिए। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में जो कारण है इन सारे कारणों को सही करना चाहिए। जैसे ज़्यादा देर तक बैठने की सिचुएशन है तो आप कोशिश करिए कि कम समय तक बैठिए, बैठिए फिर उठ करके थोड़ा सा मूव कर लीजिए, फिर अपने आप को वापस लेकर के आइए वहाँ पे बैठने वाली जगह पे, ताकि आपकी सिचुएशंस एक जैसी बनी न रहे, वहाँ पे एयर वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे। दूसरी चीज़ है कि अगर वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है हेयर का, तो आप हेयर को कोशिश कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। आप अगर हेयर रिमूवर यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे साफ़ सफाई अच्छे से रख सकते हैं। तीसरा, वेट को आपको ध्यान देना है कि वेट आपका ज़्यादा ना हो, क्योंकि वेट अगर ज़्यादा होगा तो ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है। चूँकि अगर वेट ज़्यादा होता है तो पसीना ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, वजन के कारण वहाँ पे मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, एयर का प्रॉपर ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो वहाँ पे नहीं हो पाता है। इसके अलावा ढीले ढाले कपड़े पहन सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा देर तक बैठने वाला काम है तो ढीले ढाले कपड़े पहन करके अपना काम कीजिए, तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके साथ साथ में आप जो नितंब है, आपका जो पीछे का पोर्शन हमारा होता है, या वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे मॉइस्चर हो जाता है, तो मॉइस्चर के कारण भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में इसको आप साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा साफ़ सफाई रखेंगे, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सफाई करके सुखा लेंगे उस जगह को, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम होंगे। दूसरी चीज़, अगर हेयर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आप हेयर रिमूवर का यूज़ कर सकते हैं। बैठने वाला काम थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा मूव करें, बैठें फिर मूव करें। तो इस तरह से अगर करते हैं आप, ढीले ढाले कपड़े थोड़े पहन लें, तो ये चीज़ें करना बेहतर रहता है। जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम है, अगर पाइलोनाइडल साइनस की, तो उनके लिए भी, और जो कुछ बचना चाहते हैं तो उनके लिए भी बढ़िया रहता है। तो ये सारी चीज़ें हुई इसके बारे में। और क्या ना करें, थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान दें, गंदगी ना फैलाएं, वहाँ पे ज़्यादा हेयर ना वहाँ पे रुकने दें। तो ये सारी चीज़ें ना करें, वज़न ज़्यादा ना बढ़ाएं अपना। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद में देखेंगे कि आपको धीरे धीरे पाइलोनाइडल साइनस की कंडीशंस में भी इम्प्रूव होना शुरू होगा। और थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान दें। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि ज़्यादा इसमें इफेक्टिव काम करती हैं। तो उसमें पहली दवा हमारी है सैलिसिया 30 या 200 पोटेंसी में। चूँकि ये बड़ा काम करती है, एक तो पस को सुखाने का काम करती है, दूसरा अगर शरीर के अंदर में कोई भी बाहरी पार्टिकल है तो उसको शरीर से बाहर करने की भी कोशिश करती है। तो अगर अंदर की कंडीशन ये है कि उसके अंदर में पस बड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालना है, तो लो पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं 3x 6x इस तरह से। या अगर पस बन चुका है, बाहर निकल रहा है, तो उसको आप हाई पोटेंसी दे सकते हैं। तो वहाँ पे आप मतलब 200 या 1 m की पोटेंसी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये किसी डॉक्टर की सलाह पे लेना सही रहेगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ऐसी कंडीशन में सिम्टम इसका क्या होगा कि इसमें पेन कम होता है सैलिसिया के अंदर में। दूसरी दवा है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ के अंदर में सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है। सेम कंडीशन इसके अंदर में भी होता है कि अगर पस फॉर्मेशन बना हुआ है अंदर में और दर्द ज़्यादा है, तो उसको निकालने के लिए एक अच्छी दवा है हिपरसल्फ। इसको 200 पोटेंसी में जनरली यूज़ किया जाता है, 30 या 200 में। तीसरी दवा है मायरिस्टिका। मायरिस्टिका को कहा जाता है हिपरसल्फ और सैलिसिया के बीच की मेडिसिन। इसके अंदर में दर्द भी होता है, सेंसिटिविटी भी होती है, और सुखाने की क्षमता भी इसके अंदर में होती है। इसको भी 30 या 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ दिन करके देखें, अगर रिलीफ लगता है तो आगे करें कंटिन्यू, अदरवाइज किसी डॉक्टर की सलाह लेकर के इसको करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। एक अगली दवा है इसकी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी पाइलोनिडल साइनस की एक अच्छी दवा है। वैसी कंडीशन में जबकि पेट के अंदर में गैस की समस्या अगर हो और साथ में ये सिचुएशंस मिलती है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो या सिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे एक अच्छी दवा होती है लाइकोपोडियम। इसको भी 30 या 200 पोटेंसी में कुछ दिन तक यूज़ करना चाहिए। फ्रीक्वेंटली लेने से बचे किसी भी दवा को। अगर सिम्टम मैच करते हैं तभी उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करें।
एक अच्छी दवा है फास्फोरस। फास्फोरस में देखेंगे कि फास्फोरस की कंडीशन में वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। फास्फोरस की कंडीशन पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होती है। तो इन सारी कंडीशंस में फास्फोरस अच्छा काम करती है। एक और बेहतरीन मेडिसिन है ऐसी कंडीशन में नाइट्रिक एसिड। अगर वहाँ से खुजली हो, साथ में उसके अंदर में ब्लीडिंग ईजिली हो रही हो, ओजिंग ज़्यादा हो रही हो, मुंह के अंदर में छाले बनने की प्रवृत्ति हो, अगर पेट साफ ना हो रहा हो, तो इन सारी कंडीशंस को देख करके नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। यह 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ की जा सकती है। तो ये भी एक अच्छी दवा है पाइलोनेडल साइनस के लिए। तो दोस्तों ये कुछ एक दवाएं हैं जिसके बारे में मैंने बात किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और किसी भी दवा को लेने से पहले सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी डॉक्टर की सलाह पे ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। खुद से यूज़ करना हो तो कुछ दिन तक ही यूज़ करें, लंबे समय तक यूज़ करने से पहले किसी की सलाह लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये चीज़ें क्योरेबल है, ऐसा नहीं है कि इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान देकर के अगर करते हैं, क्योंकि बहुत सी दवाएं हैं, जो दवाएं होती है वो सिम्टोमेटिक ही काम करती हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हमको फाइंड आउट हो जाती है किसी भी बीमारी के लिए, तो हम उस बीमारी को ईजिली आसानी से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा जरूर हुआ होगा। फ़ायदा हुआ तो इसको लाइक करिए, अपने ज़्यादा से दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा लें और इस बीमारी से होने से बचें। अगर हो चुका है तो उसको ईजी वे में सही कर पाएँ। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।